नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर पश्चिमी देश दो भागों में क्यों बंट चुके हैं। यूरोप के कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि कुछ देश इसके खिलाफ हैं। अमेरिका ने भी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या फिलिस्तीन को मान्यता का अर्थ हमास को भी मान्यता नहीं है, और क्या पश्चिमी देशों ने आतंकवाद को भी वैध मानना शुरू कर दिया है। वैसे आपको ये बताएं कि भारत ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी हुई है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जिस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी जेब में हनुमान जी की मूर्ति रखते थे, वहां ट्रंप की पार्टी के नेता को हनुमान जी की प्रतिमा से परेशानी हो रही है। यह प्रतिमा टेक्सास में बनाई गई है, जो अमेरिका की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। आखिर धार्मिक स्वतंत्रता का चैंपियन होने का दावा करने वाले अमेरिका में कुछ लोगों को हिंदुओं की आस्था से दिक्कत क्यों हो रही है। इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का बुरा हाल दिखाएंगे, जहां सड़क, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, मकान, दुकान, वाहन, दुर्गा पंडाल बाढ़ और बारिश की वजह से पानी पानी हो चुके हैं। डूबते कोलकाता में करंट लगने की वजह से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सोचिए, कोलकाता जैसे शहर का यह हाल है तो दूसरी जगहों पर सरकारों से क्या उम्मीद की जा सकती है। और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर है। आज मैं सिंगर जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार के बारे में बताऊंगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। असम और देश के कई बड़े नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट में विश्लेषण की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं, जो इटली के मिलान शहर की है। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद ये कहा है कि वो ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी जो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए इटली को दंगों की आग में जला रहे हैं। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग मिलान शहर की सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। मिलान इटली का फैशन कैपिटल, वर्ल्ड का फैशन कैपिटल के तौर पर जाना चाहता है। विश्व भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं फैशन को समझने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहां पर इस शहर की हालत देखिए। शहर की सड़कों पर इकट्ठा हुए इन लोगों ने पुलिस पर स्मोक बॉम्ब्स और पत्थरों से हमला कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की है। पहले ये तस्वीरें देखिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाएंगे। इस वक्त यूरोप के देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर बटे हुए हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इजराइल क्या करेगा, और क्या फिलिस्तीन की आड़ में हमास जैसे आतंकवादी संगठन को भी अब मान्यता मिल रही है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं कि फ्रांस और सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जो एक दिन का शिखर सम्मेलन बुलाया, उसमें इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान निकालने के लिए 2 नेशन सिद्धांत को लागू कराया जा रहा है। उसका मतलब यह होगा कि इजराइल भी एक होगा और फिलिस्तीन भी एक देश के तौर पर माना जाएगा। देखिए, इस ग्राफिक से आप समझेंगे, ये तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन ग्राफिक से आप समझेंगे कि पिछले 48 घंटों में इन देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। कौन कौन से वो देश है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले जो नए देश हैं, वो आपको दिखाते हैं। इनमें फ्रांस है, ब्रिटेन जैसे देश भी हैं जो इस मुद्दे पर अब तक इजराइल और अमेरिका का साथ देते थे। नेटो, याद रखिए, वही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो देशों ने यूरोप और अमेरिका के साथ बनाया हुआ है, उसमें अमेरिका उनके साथ है। लेकिन अब इनमें से कई देश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, किसको मान्यता दे रहे हैं? वो दे रहे हैं फिलिस्तीन को मान्यता। ये आप संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की खाली सीट को देख सकते हैं, जिसमें हम आपको इधर के देश भी दिखा रहे हैं जिन्होंने मान्यता दिया है। उसमें फ्रांस, माल्टा, लक्जमबर्ग, अंडोरा, ये तमाम देश शामिल हैं। अब ये बताता है कि ये 48 घंटे में अगर ये 8 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, तो ये क्या किसी दबाव में दे रहे हैं? ये आप फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों का विरोध कौन कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में अटैक का मजाक बता रहा है। इजराइल बार बार याद दिखाता है, और इसी वजह से यूएन में इजराइल की एक खाली सीट, ये आप संयुक्त राष्ट्र में
यूएन में इजराइल की खाली सीट को देख सकते हैं। इजराइल ने इस सीट को यह कहते हुए खाली छोड़ा है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले सभी देश 7 अक्टूबर 2023 को, आपको याद होगा इजराइल में जब लोग एक पर्व मना रहे थे तो वहां पर किस तरह की आतंकवादी घटना की गई थी। यह कह रहा है इजराइल की 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए आतंकवादी हमले का ये मजाक बन रहा है और ये हमास जैसे आतंकी संगठन के लिए एक इनाम की तरह है कि उनके मंसूबे कामयाब हुए हैं और फिलिस्तीन को मान्यता उन 8 देशों की तरफ से दी गई है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश हैं, जिनमें से लगभग 75% यानी 147 देशों ने फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे दिया है। तो मान्यता जिन देशों ने दी है वो हमने आपके लिए हरे में किया है, मान्यता नहीं दी है उनको हमने लाल में किया है, और जो पेंडिंग है जिनके लिए मामले, मतलब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, वैसे बहुत कम देश हैं, बेल्जियम उसमें शामिल है जो एकमात्र नीले में आपको देश दिख रहा है। लेकिन किस किस ने मान्यता नहीं दी है? अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। वैसे ही अब आप देखिए, ये जो बहुत बड़ा हिस्सा था ना, यहां पर जो ऐसे देश थे जो मान्यता अब तक नहीं दे रहे थे, आप सोचिए कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे तमाम देश अब मान्यता की बात करें, फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया है। इनमें हमारा देश भारत भी शामिल है, जो दुनिया के उन पहले देशों में से एक था जिसने साल 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। तो ये आप देख रहे हैं। अब इसको आप जब देखते हैं तो सऊदी अरब जैसे देश, ये सारे देश जो यहाँ के हैं वो तो मान्यता दे ही रहे, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, फ्रांस, यूरोप के ये देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है, बेल्जियम के हैं पेंडिंग है, नॉर्वे ने दे दिया है, अमेरिका सिर्फ नहीं दे रहा, कनाडा ने दे दिया है, मेक्सिको ने दे दिया है, ब्राजील ने दे दिया है, इसी के साथ चीन ने दे दिया है, रूस ने दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया है। हरे वाले जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, एक बार जूम इन करके दिखा दीजिए। इस हिस्से से शुरू करते हैं जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो कनाडा ने मान्यता दे दी है, मेक्सिको ने मान्यता दे दी है, अमेरिका इजराइल का आलाई है वहां पर इस जंग में, तो अमेरिका ने नहीं दी है, लेकिन इसी के साथ साथ ब्राजील ने मान्यता दे दी है। अब इस हिस्से में जब आप आएंगे तो यहीं पर पहले चेंज था, इसको एकदम जूम इन कीजिए थोड़ा, तभी दिखेगा। ये छोटे छोटे देश जो यूरोप के हैं उसमें ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है, उसमें फ्रांस ने मान्यता दे दी है, पुर्तगाल ने मान्यता दे दी है, साउथ अफ्रीका इस हिस्से में आप देख रहे हैं, नॉर्वे ने मान्यता दे दी है, बेल्जियम का अभी भी केस पेंडिंग है। ऐसे कई देश हैं लेकिन जो अभी भी मान्यता नहीं दे रहे हैं, और पोलैंड से लेकर तमाम ऐसे देश हैं। अब देखिए, रशिया ने मान्यता दे दी है, चीन ने मान्यता दे दी है, भारत ने बहुत ही पहले मान्यता दे दी थी, सऊदी अरब ने मान्यता दे दी है और ऑस्ट्रेलिया ने भी मान्यता दे दी है। तो अब तक यूरोप और नाटो के कई देश ने फिलिस्तीन पर अमेरिका के रुख का समर्थन किया था, लेकिन अब यही देश अमेरिका से खुद को अलग कर रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि नेटो जो देश है, जो नेटो देश है, उनमें कौन कौन से देश अमेरिका और इजराइल के साथ हैं और कौन से देश उसके खिलाफ हैं। तो सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता देने में नहीं देने वाला अगर अमेरिका है, लेकिन ये नेटो देश आप देखिए, ब्रिटेन ने मान्यता दे दी, तुर्की ने मान्यता दे दी, स्पेन ने मान्यता दे दी, स्लोवेनिया ने मान्यता दे दी, रोमानिया ने मान्यता दे दी। इस हिस्से में एक बार जूम इन कर लेंगे तो आप हमारे दर्शक देख पाएंगे। यहां पर है पुर्तगाल में मान्यता दे दी है, नॉर्वे ने मान्यता दे दी है, नॉर्थ मैसेडोनिया ने मान्यता दे दी है, नहीं दी है, और नीदरलैंड्स, ये 2 देश हैं जो अभी भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। अब इसमें आइए ये वाले हिस्से में, तो नेटो देश में ही मॉन्टेनीग्रो ने दे दी है, लग्जमबर्ग ने दे दी है, लेकिन लिथुआनिया और लातविया ने नहीं दी है मान्यता। इटली ने नहीं दी और इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी को इस तरह के विरोध का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इटली में जबरदस्त दबाव है उन पर कि फ्रांस ने दे दिया है, ब्रिटेन ने दे दिया है, स्पेन ने दे दिया है, ये तमाम यूरोपीय देश दे चुके हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। वैसे ही देखिए, इटली के बाद मान्यता देने वाले 2 देश हंगरी और आइसलैंड है। ग्रीस ने नहीं दी है, जर्मनी ने नहीं दी है। इन तमाम देशों में विरोध हो रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। और वैसे ही फ्रांस ने ये मान्यता दे दी है, और ऐसे में फ्रांस, जो बड़े बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इन सभी देशों ने मान्यता दे दी है। नेटो के ही देश जिन्होंने मान्यता नहीं दी है, 4 एक साथ 5 हम आपको दिखा रहे हैं, फिनलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, इन्होंने नहीं दी है मान्यता। कनाडा ने दे दी है, बुल्गारिया ने दे दी है, बेल्जियम में पेंडिंग है, जैसा हमने आपको बड़े मैप पर भी दिखाया था, अल्बानिया ने दे दी है, स्वीडन ने दे दी है, पोलैंड ने भी दे दी है। तो ये तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने मान्यता दे दी, और ये सभी नेटो देश हैं
जो मिलकर अमेरिका के साथ सैन्य शक्ति में नेटो में शामिल है। और नेटो का सिद्धांत क्या है कि किसी एक देश पर हमला होता है तो वो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। नेटो मुल्क मिलकर लड़ेंगे। ये मिलिट्री ताकत दिखाने के लिए थी एक वक्त पर रशिया के खिलाफ, लेकिन अब इन्हीं देशों के बीच में आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के नाम पर कैसे बंटवारा हो रहा है। इन्हीं देशों में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें आप लाल रंग में देख पाएंगे। ये वो देश है जिन्होंने फिलिस्तीन की आड़ में हमास को मान्यता दी है और हमास को सही ठहराया है। और यही चिंता की बात है जिस पर अब हम आना चाहते हैं, क्योंकि ईरान हमास को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है। तुर्की हमास को आतंकी संगठन मानता ही नहीं है। कतर हमास को आर्थिक मदद दे रहा है, राजनीतिक शरण दे रहा है वहां के हमास के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं। पाकिस्तान हमास आतंकियों को सम्मानित कर चुका है। लेबनान हूती विद्रोही भी हमास के साथ है। सूडान हमास को वैचारिक समर्थन देता है और इजिप्ट कई बार हमास का समर्थन कर चुका है। हालांकि हाल के युद्ध में अभी आप देखेंगे तो खुलकर ये तमाम देश जंग में तो शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन समर्थन तो देते हैं। अब यह सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि फिलिस्तीन को एक देश माना जाएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या अभी ऐसा करने से हमास के आतंकवाद को डिस्काउंट मिल रहा है? क्या उसको इस बात पर एक तरह से सफाई, ब्लू टिक, ग्रीन टिक जिसको आप कह सकते हैं, वो मिल रही है? आज पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि गाजा में इजराइल की सेना फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार कर रही है। और कई लोग ये मानते हैं कि लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हमले में आम जो निर्दोष लोग हैं फिलिस्तीन के, वो भी निशाने पर आ रहे हैं और वहां पर महिलाओं को, बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि इन हालात के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद हमास है। अगर हमास के आतंकवादी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमला नहीं करते, उन्हें गोलियों से नहीं भूनते, उन्हें यहूदी होने के लिए जान से नहीं मारते, तो आज भी हमास इजराइल के 48 लोगों को बंधक बनाकर नहीं रखता, तो गाजा की ये स्थिति कभी नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि हमास चाहता है कि यह मामला इसी तरह से टकराव का बना रहे और उसका अस्तित्व जिंदा रहे, वरना गाजा के लोगों के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो उन पर बीत रही है, वो भी पूरी दुनिया देख रही है और उसको लेकर भी लोगों का समर्थन एक जगह पर सही है। लेकिन सवाल तो हमास पर है और हमास को मिल रहे समर्थन पर है। गाजा में इजराइल की सेना तभी आई जब हमास ने 7 अक्टूबर को उस पर हमला किया और इसके बाद यहूदियों को मौत, इस्लामिक जिहाद के नाम पर यहूदियों को मारा और इसको बड़ी जीत बताया। लेकिन आज पूरी दुनिया में इजराइल को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये युद्ध उसी ने शुरू किया, हमास की कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजा के वो निर्दोष और मासूम बच्चे हैं। गाजा में इस वक्त क्या हो रहा है, अंदर की कहानी बताने की हिम्मत कितने लोग करेंगे? गाजा के ये वो निर्दोष और मासूम बच्चे हैं जो हमास के आतंकवाद के कारण इजराइल के हमलों का असली सितम झेल रहे हैं। और हमास के वो बड़े बड़े नेता जिन्होंने युद्ध में गाजा को झोंक दिया है, इनमें से कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दिल दहलाने वाली ये गाजा की तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर इनको युद्ध में झोंक कर जो हमास के नेता बड़े बड़ी जगहों पर, आलिशान जगहों पर, दूसरे देशों में एक आरामशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? गाजा के इन बच्चों और लोगों के इस हालात के लिए हमास ही जिम्मेदार है, जिसने जिहाद के नाम पर पहले यहूदियों की हत्याएं करवाई और फिर गाजा के लोगों को मरते हुए देखकर भी इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। और इसी वजह से इजराइल लगातार ये अटैक्स कर रहा है। किसी भी देश पर और किसी भी देश के मासूम लोगों पर होने वाला कोई भी हमला सही नहीं ठहराया जा सकता। और उस नजरिए से देखिए तो अगर गाजा में मासूम लोगों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उन पर ये हमले हो रहे हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं हो सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ बार बार हर मंच से कहा है कि आतंकवाद पर दोहरी नीति अपनाना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि ये युद्ध का काल नहीं है। और अगर आज मासूम लोग गाजा में मर रहे हैं तो पूरी दुनिया को अपनी आंखें इस पूरी घटना के जड़ तक और इस बीमारी तक ले जानी चाहिए। हमास ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने जिहाद के लिए गाजा के इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि ये बात गाजा के लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल कहता है कि जो हमारे लोगों को बंधक बनाया उनको छोड़ो, लेकिन आखिर इसके लिए क्यों हमास राजी नहीं है? आज गाजा पट्टी दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से एक है जहां 95% से ज्यादा आबादी के पास पीने के लिए साफ और पर्याप्त पानी नहीं है।
कल्पना कीजिए छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं पर क्या हो रहा है। वहां हर साल लगभग 15% मौतें गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं। ये हालत देखिए। गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों की इसी प्यास को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने 900 करोड़ रुपए खर्च करके गाजा पट्टी में 48 किलोमीटर लंबी एक वाटर पाइपलाइन बिछाई थी। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक लंबी वाटर पाइपलाइन बिछाई थी जिसमें पानी की आपूर्ति इजराइल को करनी थी और इससे गाजा पट्टी के 7 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होता, पानी मिलता। लेकिन हमास के आतंकियों ने क्या किया, वीडियो देखिए। इस पाइपलाइन को खोदकर उनसे रॉकेट्स और मिसाइलें बना लिए। काट काट कर उन पाइप्स को मिसाइलें बनाए और गाजा के लोगों को प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इन तथ्यों पर कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि सबकी पूरी आप एक तरह से कह लीजिए उनका फोकस जो है वो इस वक्त इजराइल को विलेन बनाने में है। लेकिन फिलिस्तीन का कैसे भला हो इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कैसे हमास वहां पर बर्बादी कर रहा है इस पर कोई चर्चा को तैयार नहीं है। आज संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन का नाम गूंज रहा है लेकिन कोई भी हमास की बात नहीं करता, जिसके कारण गाजा के लोग इतनी बुरी मौत मर रहे हैं। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनमें हमास के आतंकवादियों ने 3 लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधी, उन्हें गोलियों से भून दिया। इन लोगों पर यह आरोप था कि इजराइल की सेना के संपर्क में थे और जब इन लोगों को मारा गया तो वहां धार्मिक नारे भी लगाए गए। तो फिलिस्तीन के लोग यह आरोप लगाकर कि वो इजराइल के लिए मुखबिरी कर रहे हैं, इस तरह के धार्मिक नारे लगाकर सरेआम लोगों के सामने उन्हें मारा गया। आज हम यही कहना चाहते हैं कि इस मामले में फिलिस्तीन के लोगों का कोई जुर्म नहीं है। उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। लेकिन यहां दुनिया को यह भी समझना होगा कि फिलिस्तीन का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल से ज्यादा सबसे बड़ा दुश्मन हमास है, जिसके कारण आज गाजा पर इजराइल की सेना के ये हमले हो रहे हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ये कहा है कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की मान्यता देना हमास को एक इनाम देने जैसा है। आज अगर हमास को उसके आतंकवाद के लिए डिस्काउंट मिल रहा है, रियायत मिल रही है, तो उसका बड़ा कारण यही है कि दुनिया का हर देश कहता तो यह है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों के साथ एकजुट है। लेकिन हकीकत में यही देश आतंकवाद को अपने एक खास चश्मे से देखते हैं। दुनिया का हर देश कहता तो यह है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों के साथ एकजुट है, लेकिन हकीकत में यही देश आतंकवाद को अपने एक खास चश्मे से देखते हैं। और इस बात को आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उदाहरण से समझ सकते हैं, जो न्यूयॉर्क में 8 मुस्लिम देशों के साथ एक सम्मेलन कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इनमें कौन कौन से देश हैं और हम आपको यह खबर आज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्या आप मानेंगे कि इन राष्ट्राध्यक्षों में कई सारे ऐसे हैं जो पूर्व आतंकवादी हैं और यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। इनमें सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, जॉर्डन है, कई अलग अलग जो देश हैं उनमें आप देखिए 8 मुस्लिम देशों साथ जो ट्रंप ये सम्मेलन करेंगे, सऊदी अरब, कतर, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये तमाम देश हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें पाकिस्तान खुद एक ऐसा देश है जो अपने देश में आतंकवादियों की एक नहीं बल्कि कई दुकानें खोलकर बैठा है और उन्हें पूरी मदद देता है। और क्या अमेरिका ये नहीं जानता है कि पाकिस्तान में ही ओसामा बिन लादेन को भी उन्होंने मारा था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने आज ही कहा है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं है। आप विरोधाभास देखिए, एक आतंकवाद पर कितने रुख रखते हैं ये देश। कतर पर भी आरोप है कि उसने साल 2023 तक पिछले 11 सालों में हमास को 15,875 करोड़ रुपए की फंडिंग दी, जिनमें से 60% ऐसे पैसे से हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हथियार खरीदे। इजिप्ट पर भी कई बार आरोप लगे कि उसने हमास का समर्थन किया। और सोचिए, इन सारे मुस्लिम देशों के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन में यह तय होगा कि कैसे गाजा से शांति लाई जाएगी और कैसे गाजा में पुनर्निर्माण शुरू होगा। लेकिन सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर हमास खत्म ही नहीं होगा और ये मुस्लिम देश खुद हमास का समर्थन करते रहेंगे तो गाजा में हालात कैसे सामान्य हो सकते हैं। और एक बड़ा विरोधाभास तो यह भी है जिसकी बात मैं पहले कर रही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र की महासभा में शामिल होने के बाद सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से भी मिलने वाले हैं। और ये वही अहमद अल शरा हैं जिन्हें पहले अमेरिका और खुद संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ था। आपके सामने है, स्टॉप दिस टेररिस्ट, इन्हीं के लिए कहा गया था।
और इन पर $10 मिलियन यानी 88 करोड़ रुपए का इनाम था। लेकिन आज ये सूट बूट पहनकर इसी अमेरिका में पधारे हुए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इनसे मुलाकात करने वाले हैं। और यहां आपको अमेरिका के इस दोहरे चरित्र को भी देखना चाहिए कि वो फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अपने देश का वीजा नहीं देता और इसके बाद महमूद अब्बास वर्चुअल तरीके से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के विशेष सत्र में भाषण देते हैं। लेकिन इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी रहे अहमद अल शरा को अमेरिका वीजा भी दे देता है और राष्ट्रपति ट्रंप उनसे मिलने के लिए राजी भी हो जाते हैं। देखिए, CIA के पूर्व डायरेक्टर डेविड पेट्रायस ने भी सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा का एक इंटरव्यू किया और उनसे यह पूछा कि 20 साल पहले वो इराक में अलकायदा के आतंकवादी थे, लेकिन आज वो सीरिया के राष्ट्रपति कैसे बन गए और ऐसा कैसे संभव हो गया कि आज वो उसी अमेरिका में है जिसने उन पर एक वक्त पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था। सुनिए, इससे पता यह चलता है कि आज आतंकवाद को हर देश अपने हिसाब से तय करने में लगा हुआ है और इसी उलझन ने आतंकवाद को लेजिटिमाइज यानी मान्यता दिलाना शुरू कर दिया है। और मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ ये बताती हूं। अमेरिका और इजराइल हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन हमास कहता है कि वो एक राजनीतिक पार्टी है जिसने साल 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव लड़ा था। इसी तरह आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार में शामिल है, जबकि अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। आप देखिए ये दुनिया कैसे इस वक्त चल रही है। उत्तरी यमन पर हूती का कब्जा है और वहां हूती के लड़ाकों की सरकार है, लेकिन यह भी असल में एक आतंकवादी संगठन ही है। अफगानिस्तान, याद होगा जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, वहां पर अब तालिबान की सरकार है और तालिबान को भी कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। और यही तालिबान को हटाने के लिए एक वक्त पर अमेरिका, रशियन आर्मी सब वहां पर थे और फिर पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान को सौंपकर ये सारे वहां से निकल गए और आज महिलाओं के साथ वहां पर जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। सीरिया का भी आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम अब खुद को एक राजनीतिक पार्टी बताता है और सीरिया में अब इसी की सरकार चल रही है। पाकिस्तान में भी आतंकवादी हाफिज सईद खुद को एक नेता बताता है। उसने एक राजनीतिक पार्टी बनाई हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, लेकिन हकीकत यह है कि हाफिज सईद भी एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है। बड़ी बात यह है कि ये आतंकवादी इसलिए खुद को एक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश कर पाते हैं क्योंकि कुछ देश अपने निजी हितों के लिए इनकी मदद करते हैं, इनको पालते हैं, इनको पोसते हैं और वहां पर खूब मदद मिलती है और इनको बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पेश किया जाता है। जैसे साल 2022 में भारत ने हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और लश्कर ए तैयबा के डेप्टी चीफ शाहिद महमूद को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन चाइना ने वीटो का इस्तेमाल करके इन आतंकवादियों को बचा लिया था और बाद में इसी तलहा सईद ने पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ा और यह अब नेता बन गया है। आज बड़ा सवाल यही है कि अगर आतंकवादी नेता बन जाएंगे, राजनीतिक पार्टियों की आड़ लेकर छिप जाएंगे, पश्चिमी देश उन्हें मान्यता देंगे, उनको अमेरिका बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप उनसे बातचीत करेंगे, तो दुनिया आतंकवाद से कैसे लड़ेगी और कैसे ये आतंकवाद खत्म होगा। भारत की मोदी डॉक्ट्रिन पूरी तरह स्पष्ट है और हमने आतंकवाद को बुरे और अच्छे आतंकवाद में नहीं बांटा। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद से लेकर फिलिस्तीन में हमास के आतंक की बार बार आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह ऐलान किया है कि भारत एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की तस्वीरें देखिए, खिलाफ 20 सालों तक युद्ध लड़ा तालिबान के खिलाफ और बाद में इसी तालिबान को अमेरिका की सेना पूरे अफगानिस्तान को सत्ता सौंपकर वापस लौट गई। और अब सीरिया को लेकर भी अमेरिका यही कर रहा है। याद होगा एक वक्त पर इराक को लेकर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, एक पूरे देश पर कैसे अमेरिका टूट पड़ा था, लेकिन ना तो इराक बचा और ना वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बचा। किसी तरह से सालों की बर्बादी के बाद इराक अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की यह तस्वीर देखिए जिसमें वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सीरिया के भूतपूर्व आतंकवादी और मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा से बातें कर रहे हैं। वहां पर चर्चा बड़ी अच्छी होती होगी, एक दूसरे की जुबान भी समझ में आती होगी, क्योंकि खून का खेल खेलने वाले लोग जब आमने सामने होते हैं
तो बातचीत आसान होती है। खैर, इन सब के बीच न्यूयॉर्क शहर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के लिए न्यूयॉर्क की पुलिस ने एक सड़क पर ट्रैफिक को रोका हुआ था, और इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का काफिला भी वहां पहुंचा और न्यूयॉर्क की पुलिस ने उनकी गाड़ी को भी ये कहते हुए रोक दिया कि अभी ये सड़क राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के लिए बंद है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति मैक्रों ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन लगाया और उनसे ये कहा कि उनके काफिले के चक्कर में सब लोगों को रोक दिया गया है और वो भी वहां पर फंस गए। देखिए, आपको ये बताते हैं कि हमारे देश में आम आदमी की जान कितनी सस्ती है। आज भारी बारिश के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बाढ़ जैसे हालात बन गए और पानी में करंट लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, इस देश में 9 लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि सड़कों पर पानी भरा था और इस पानी में बिजली की तारों से करंट फैल गया। इस करंट को समय रहते रोका भी नहीं गया। हर शहर में बिजली विभाग की यह जिम्मेदारी होती है कि वो बारिश के दौरान इस बात का खास ख्याल रखे कि बिजली का करंट फैलने से लोगों की जानें ना जाए। लेकिन यहां तो सोचिए, 9 लोग मर गए, 9 परिवार बर्बाद हो गए। अब इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। कोलकाता में देर रात से लेकर सुबह तक जोरदार बारिश ने शहर के कई इलाकों को डुबो दिया। कई सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर खड़ी तमाम गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। 1 से 22 सितंबर तक जितनी बारिश हुई उससे ज्यादा बारिश एक दिन में हो गई। घरों और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी पानी भर गया। दुर्गा पूजा के लिए बने बहुत सारे पंडालों में पानी भर गया और कई पंडाल पूरी तरह बर्बाद हो गए। शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। एयरपोर्ट पर पानी भरने से 30 फ्लाइट्स रद्द हो गई। कुछ जगह मेट्रो सेवा रोकनी पड़ी। हावड़ा और सियालदह में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिससे कुछ ट्रेन भी रद्द करनी पड़ी। जलभराव और बारिश के बीच अव्यवस्था से 9 लोगों की मौत की खबर है। इन लोगों की मौत पानी में करंट लगने से हुई। सीएम ममता बनर्जी ने इनके लिए बिजली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। ये बात सही है कि साल 1988 के बाद कोलकाता में 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन यह भी सच है कि आज कोलकाता में जो कुछ हुआ है वो देश के बाकी शहरों में भी पहले हो चुका है। हर बार ये बारिश हमारी व्यवस्था का एक ऑडिट करती है और हमारा सिस्टम बिना लड़े ही इस बारिश में डूबने लगता है। और ऐसा नहीं है कि इस मामले में भी कोलकाता नगर निगम के पास बजट की कोई कमी रही हो। इस साल के लिए भी कोलकाता नगर निगम का बजट 5,639 करोड़ रुपए तय हुआ था और नगर निगम के अधिकारियों ने बताया था कि वो सीवर और ड्रेनेज की व्यवस्था पर 353 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और सड़कों के विकास पर भी 325 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन सोचिए, इस खर्च से आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी तो पहले पानी में फंसता है, फिर इसी पानी में करंट लगने से मौत होती है और इस मौत के बाद उसे कुछ मिलता भी है तो वो है सियासत, आरोप प्रत्यारोप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इन 9 मौतों के लिए जिम्मेदार बताया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 10 साल पहले 2015 में कोलकाता नगर निगम ने यह ऐलान किया था कि पूरे शहर में जब ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बन गया है कि एक भी सड़क जलमग्न नहीं होगी। लेकिन आज क्या हुआ, वो तस्वीरें आप सबके सामने हैं। आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आए और योगी राज में हुई उनकी इस रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी। इस हुजूम में सैकड़ों समर्थक और दर्जनों गाड़ियां थी। आजम खान जेल के अंदर से ही कार में बैठकर बाहर निकले और समर्थकों का अभिवादन किया। यहां से निकलते ही समर्थकों का यह हुजूम एक बड़े काफिले में बदल गया। पुलिस ने इस काफिले को रामपुर के बॉर्डर पर रोक दिया। इस काफिले में से कुछ ही गाड़ियां आजम खान के साथ जाने दी गई। इस दौरान रुके हुए समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक हुई। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से सभी वाहन एक साथ नहीं जा सकते थे। मैं आपकी गाड़ी मैं सर अपने साथ मैं लेती हूँ। पुलिस ने आजम खान के कई समर्थकों की गाड़ियों का कुल 73,500 रुपए का चालान भी काट दिया। पुलिस का कहना है कि ये सभी वाहन नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। एक समय था जब अखिलेश सरकार में आजम खान का अलग ही रुतबा हुआ करता था, लेकिन सरकार बदलने के बाद आजम खान और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया और उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। आजम खान पर अभी भी 81 केस पेंडिंग है, इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका ज्यादा दिन बाहर रहना मुमकिन नहीं है।
आजम खान जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन अब उन्हें लेकर बड़ा सवाल यह है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, अखिलेश यादव का साथ छोड़कर मायावती की बीएसपी का दामन थामेंगे। हालांकि आज अखिलेश यादव खुलकर उनके समर्थन पे आए हैं, खुलकर हमला किया है योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर, लेकिन अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं। ये अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आजम खान जेल में थे तब समाजवादी पार्टी ने क्या उनका उस तरह से साथ नहीं दिया था। अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की तस्वीरें दिखाने, जहां नेपाल जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। वहां भी 13 से 28 साल के जेनजी युवाओं ने पेरू की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया और पेरू के राष्ट्रपति को भी हटाने की मांग कर दी है। पेरू की राजधानी लीमा की सड़कों पर हजारों युवा भ्रष्टाचार के विरोध में उतर आए। वो भ्रष्टाचार के साथ सरकार के कई और फैसलों से नाराज हैं। धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और पत्थरबाजी की और वो सरकारी भवनों की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को सख्ती से बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पेरू में सरकार ने निजी पेंशन फंड में बदलाव किया है, जिससे युवाओं को डर है कि उनके भविष्य की बचत असुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ ही बढ़ती अपराध दर और सरकारी भ्रष्टाचार से युवा नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया और एक जगह इकट्ठे हो गए और यह आंदोलन हिंसक हो गया। ये प्रदर्शन नेपाल और पेरिस के प्रदर्शनों के बाद हो रहा है, जो दुनिया के कई देशों के युवाओं, खासकर जेनजी में बढ़ते असंतोष को दिखा रहा है। ये प्रदर्शनकारी पेरू में फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं और इससे यह भी पता चलता है कि जो नई युवा पीढ़ी है वो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव चाहती है। इस खबर से यह पता चलता है कि कैसे सोशल मीडिया किसी भी चीज को एक ट्रेंड बना सकता है और लोग भी इसे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसी चीजों में ट्रेंड को नहीं, बल्कि ये देखिए कि आपके लिए क्या सही है। आज हम आपके लिए एक काम की खबर भी लेकर आए हैं। देश में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं और नई दरों पर सामान खरीदना आपका अधिकार है। और इसके बाद भी कोई कंपनी आपको पुरानी एमआरपी पर सामान बेचती है और आपको जीएसटी में छूट का फायदा नहीं मिलता है, तो आप इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। कैसे, वो देखिए। इसके लिए आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, 1915 पर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी पुराने जीएसटी के हिसाब से आपको सामान बेच रहा है, नए जीएसटी के हिसाब से सामान नहीं बेच रहा है, तो आप 1915 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप 8800001915 पर व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत भेज सकते हैं या फिर कंज्यूमर helpline.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोई भी आपको जीएसटी की ज्यादा दरों पर सामान नहीं बेच सकता और अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए सतर्क रहिए, जागो ग्राहक। आपको भी अपने अधिकारों को समझना होगा और जीएसटी में हुए इन सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता दिखानी होगी। अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका भारत को धार्मिक स्वतंत्रता पर बहुत ज्ञान देता है और अमेरिका की कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जैसी संस्थाएं हर साल धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अलग अलग देशों की रैंकिंग जारी करती हैं और इसमें वो भारत को एक ऐसा देश बताती हैं जहां धार्मिक आधार पर बहुत भेदभाव होता है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट जारी करने वाली ये अमेरिकी संस्थाएं अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकती। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव किसी से नहीं छिपा है, लेकिन अब वहां हिंदू विरोधी विचारों और नफरत को भी हवा दी जा रही है। अमेरिका के टेक्सास में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने हिंदुओं के खिलाफ एक बयान दिया है। टेक्सास के शुगरलैंड में हनुमान जी की एक 90 फीट ऊंची प्रतिमा है जो साल 2024 में स्थापित की गई थी और इसे अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जाता है, जिसका संदेश है सभी धर्मों को समान समझना। अलेक्जेंडर डंकन ने इस प्रतिमा का वीडियो शेयर करते हुए हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमान का अपमान किया और सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हम झूठे भगवान की प्रतिमा को टेक्सास में लगाने की अनुमति क्यों देते हैं और अमेरिका एक ईसाई देश है। राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक के बयान को हिंदू फोबिया से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका मतलब होता है हिंदुओं के खिलाफ नफरत और डर फैलाना। अलेक्जेंडर डंकन टेक्सास से यूएस सेनेट के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो डंकन फॉर सेनेट नाम से एक कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन उनके इस हिंदू विरोधी बयान से टेक्सास के हिंदू समुदाय को काफी नाराजगी हुई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने अलेक्जेंडर डंकन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी से शिकायत की और रिपब्लिकन पार्टी को यह भी याद दिलाया है कि उसके नेता धर्म के आधार पर इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते हैं।
सोशल मीडिया पर इस अमेरिकी नेता की काफी आलोचना हो रही है। इनके कैंपेन मैनेजर ने अपनी सफाई में कहा है कि अलेक्जेंडर डंकन के विचार उनके व्यक्तिगत विचार हैं और उन्होंने किसी को हिंदुओं के साथ भेदभाव करने के लिए उकसाया नहीं है। हालांकि इस सफाई के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी के ये नेता अपने हिंदू विरोधी विचारों से पीछे नहीं हटे। वो बाइबल के कुछ अंश पोस्ट करके अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। हिंदी, बांग्ला और असमिया भाषा के मशहूर गायक जुबिन गर्ग को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और इन दृश्यों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा असम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंच गया है। जुबिन गर्ग की इस अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे और असम सरकार ने उनके सम्मान में 2 स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। नेता तो पहुंचते हैं जब किसी बड़े व्यक्तित्व की इस तरह से मृत्यु होती है, लेकिन जब जन जन पहुंचे सड़कों पर तब समझिए आदमी बड़ा था। जबकि कई क्षेत्रीय संगठनों के नेता भी इस अंतिम संस्कार में आज वहां पर हिस्सा बने। इस विशाल भीड़ ने नम आंखों से जुबिन गर्ग की अपनी आखिरी विदाई दी। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। रोते बिलखते आम लोगों को देखकर पता चलता है कि जुबिन गर्ग ने कैसे उनके दिलों में जगह बनाई थी। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के वक्त हुए एक हादसे में 52 साल के जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी और इस खबर से असम के लाखों लोगों को सदमा लगा। पिछले 4 दिन से असम में उनकी मृत्यु का शोक मनाया जा रहा था और इस दौरान गुवाहाटी समेत आसपास के कई शहरों की दुकानों को लोगों ने खुद ही बंद कर दिया। बाजार खुद ही बंद हो गए, लोग सड़कों पर निकल गए, उनकी तस्वीरें लेकर निकल गए। असम में जुबिन की फैन फॉलोइंग युवाओं में सबसे ज्यादा थी। कई युवा तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दूर दराज के इलाकों से गुवाहाटी पहुंचे और उनकी इस लोकप्रियता का कारण ये था कि वो अपने गीतों के जरिए असम के लोगों को, युवाओं को से आत्मा का एक रिश्ता बना लेते थे। साल 1992 में उन्होंने अपना पहला एल्बम अनामिका लॉन्च किया था। असमिया भाषा के इस एल्बम के गानों में साल 1985 के असम आंदोलन के बाद निराशा में डूबे लोगों को एक उम्मीद मिली थी, एक प्रेरणा मिली थी। कहते हैं संगीत वहां पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, और संगीत जब दिलों में घर करता है तब फिर उसकी जगह कोई नहीं हिला सकता। जुबिन गर्ग हमेशा से ही एक बात कहते रहे कि वो धर्म और जाति को नहीं मानते हैं, वो लोगों के लिए गाने गाते हैं। उनकी इस सोच ने उन्हें असम के युवाओं का आदर्श बना दिया। जुबिन गर्ग ने गैंगस्टर, नमस्ते लंदन और क्रिश 3 जैसी कई बड़ी हिट फिल्मों के हिट गाने गाए, लेकिन असम की संस्कृति से जुड़ा होने की वजह से वो लौटकर वापस गए। जुबिन गर्ग की इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के वक्त एक खास असमिया गीत गाकर उन्हें विदा किया जाए, और जुबिन के प्रशंसकों ने वो गीत गाकर उनके ये अंतिम इच्छा भी पूरी की। और यही है जीवन की असली दौलत। ये सच है कि इस दुनिया में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाना होता है, लेकिन कुछ लोग जुबिन गर्ग बनते हैं जिन्हें लोगों का प्यार मरकर भी अमर बना देता है। और आज हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि जुबिन गर्ग को लेकर जब जब बात होगी तो हमेशा याद किया जाएगा कि उनके गानों ने तो अमिट छाप छोड़ी ही थी, लेकिन उनके प्रशंसकों ने भी क्या विदाई दी। हमारी भी श्रद्धांजलि उन्हें। मिलावटखोर पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि त्योहार हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, ईसाइयों का है। वो हर त्योहार से पहले खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी शुरू कर देते हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है शुद्ध कट्टू का आटा खोजना। हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन सावधान जरूर रहिए, क्योंकि दिल्ली और आसपास के कुछ शहरों में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं। दिल्ली और बागपत की ये तस्वीरें नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने वालों को डरा सकती हैं। अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मिलावटी आटा खाने से करीब 200 लोग बीमार पड़ गए। पुलिस को खबर मिली कि अचानक से जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, भलसवा डेयरी समेत आसपास के कई इलाकों के लोग एक साथ फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचने लगे। पूछताछ में पता लगा कि इन सभी ने कुट्टू के आटे से बने पकवान खाए थे। पुलिस ने तुरंत इन इलाकों के दुकानदारों को कुट्टू का आटा बेचने पर रोक लगा दी और खाद्य विभाग ने इन दुकानों की
जांच शुरू कर दी। दिल्ली में मिलावटी आटा खाने से बीमार पड़ने की खबर के बाद यूपी के बागपत में भी कई दुकानों पर छापेमारी की गई है। सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वो खुला कुट्टू का आटा ना बेचें। जिन दुकानों पर खुला कुट्टू का आटा पाया गया उन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया। और सावधान रहे, डिजिटल युग में चुगली भी हाईटेक हो गई है। पहले जो कान भरते थे अब वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं। नमस्कार।